हम अक्सर सुनते हैं लोग पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की बात करते हैं, लेकिन पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने की फिक्र कोई क्यों नहीं करता। असल में अगर हम स्पेस को गहराई से देखें तो हर ग्रह, चंद्रमा और तारा अपनी धुरी पर घूम रहा है। सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन जो आपने सुनी होगी वो ये है कि अरबों साल पहले बड़े बड़े बादल जो गैस और धूल के थे कंडेंस होकर पृथ्वी जैसे ग्रह बने, और अब अपने इनर्शिया की वजह से वे घूमते रहते हैं। लेकिन शुरुआत में वे गैस और धूल के बादल घूम ही क्यों रहे थे? इसका कोई सिंपल और स्ट्राइकिंग आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो चलिए इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वह है ग्रेविटी। एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि ग्रेविटी एक फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो मैसेज के बीच लगता है। एक्चुअली ग्रेविटी एक स्पेशल तरह का फोर्स है जिसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो मैसेज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग काम करता है। इसका मतलब जब मैसेज को साथ में रखा जाता है तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन की दिशा में एक्ट करता है। यानी अगर सिर्फ दो मैसेज इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच का मोशन एक हेड ऑन कोलिजन होगा, एक सीधी टक्कर जिसमें रोटेशन का कोई साइन नहीं है। लेकिन क्या हो अगर शुरुआत में ही दोनों मैसेज रैंडमली मूव कर रहे हो? चलिए एक को दूसरे से बहुत भारी बना देते हैं। अब भारी मास के रिलेटिव छोटे की वेलोसिटी का एक हिस्सा ऐसा होगा जो उनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से टेंजेंशियल है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को ले लीजिए। अगर पृथ्वी के पास वह टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं होता तो आज हम ये बातचीत नहीं कर रहे होते। लकीली उसके पास वो वेलोसिटी है, इसलिए पृथ्वी सूर्य की ओर गिरती रहती है लेकिन उससे टकराती नहीं। क्यों? क्योंकि वो टेंजेंशियल स्पीड बाहर की ओर एक फोर्स लगाती है जो सन के ग्रेविटेशनल पुल को परफेक्टली बैलेंस कर देता है। यहाँ मेरे पास ग्रेविटी से बंधे हुए मैसेज के लिए एनर्जी इक्वेशन है। टोटल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ये कितना सिंपल है ना? इक्वेशन का पहला पार्ट उनकी रेडियल मोशन को एक्सप्लेन करता है कि वो एक दूसरे की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिरी पार्ट उनके ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को दर्शाता है। लेकिन मिडल पार्ट खास है। ये वो है जो उस रेडियल पाथ से परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से है, बेसिकली उनके बीच के टेंजेंशियल मोशन। और ये अपने आप से पैदा नहीं होता, इसके लिए एक इनिशियल पुश चाहिए, कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस। याद कीजिए जब आप एक पत्थर को रस्सी में बांधकर घुमाते हैं तो वह अपने आप से घूमने नहीं लग जाता जब तक कि आप उसे एक हल्का धक्का नहीं देते। और जो इनवर्ड फोर्स आप रस्सी पर लगा रहे हैं उससे उसे वो धक्का नहीं मिलता। पत्थर के घूमने की शुरुआत एक स्विंग से या किसी दूसरे बाहरी एजेंट की मदद से हो सकती है, पर केवल स्ट्रिंग में टेंशन से नहीं। एक घूमता हुआ पत्थर कई मायनों में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के मोशन की नकल करता है। एनर्जी इक्वेशन पर वापस चलते हैं, क्योंकि मिडल टर्म यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बता रही है। इसे पोटेंशियल एनर्जी का ही एक रूप माना जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताती है। एक साथ ये दोनों बन जाती है इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एनर्जी को रेडियल डिस्टेंस के अगेंस्ट प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं कि आमतौर पर जब दो मैसेज इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अगर टोटल एनर्जी 0 से ज़्यादा है तो स्मॉलर मास पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अगर 0 से कम है तो वह इलिप्टिकल पाथ पर चलेगा। किसी भी केस में कुछ न कुछ रोटेशन इन्वॉल्व है। लेकिन क्या हम सिर्फ उसी ऑर्बिटल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? नॉट रियली। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि कोई भी सिलिसियल ऑब्जेक्ट एक पॉइंट मास तो नहीं है, दे आर ह्यूज। इसका मतलब है कि कभी कभी स्मॉलर मास का ऑर्बिट लार्जर मास के बेहद करीब होकर जा सकता है, हो सकता है उसके अंदर से ही गुजरे। उस केस में कोलिजन तय है। व्हीलिंग स्टोन के एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। अगर उसे कोई नहीं रोकेगा, कोई फ्रिक्शन या कोई एयर रेजिस्टेंस, तो वह घूमता रहेगा। आप सिर्फ रस्सी को खींच सकते हैं या ढीला छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे पूरी तरह रोक नहीं सकते। रोटेशन की स्पीड चेंज होगी, वो तेज या धीमे घूमेगा पर रुकेगा नहीं। फिजिक्स में हम इस कंजर्व्ड क्वांटिटी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, मास, रेडियल डिस्टेंस और टेंजेंशियल स्पीड का प्रोडक्ट। तो कोलिजन के बाद भी यह कंजर्व रहता है। और यह क्यों कंजर्व रहता है? क्योंकि ग्रेविटी एक सेंट्रल फोर्स है। अगर यह स्पिन को क्रिएट नहीं कर सकता तो इसे खत्म भी नहीं कर सकता। फिर वह स्पिन जाता कहाँ है? कंबाइंड मास के स्पिन में बदल जाता है। अब तक आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि हर प्लेनेट और स्टार क्यों घूम रहा है, लेकिन अभी इसे और भी क्लियर करने की जरूरत है।
चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं कि अर्थ कैसे बनी 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम आज की तरह नहीं था। यह गैस और डस्ट का एक विशाल बादल था जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। शॉर्ट में इस क्लाउड को किसी नियर बाय सुपरनोवा की शॉक वेव ने ट्रिगर किया होगा, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से एक दूसरे से चिपकने लगे। छोटे छोटे चंक्स बनने लगे। समय के साथ ये चंक्स बड़े हो गए, कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हो गए डायमीटर में, और उन्होंने सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस अप्लाई करने शुरू कर दिए, जिससे और भी मटेरियल अट्रैक्ट होने लगा। अगेन इन कोलिजन्स में इंडिविजुअल स्पिन्स कंजर्व रहे, लेकिन क्योंकि मटेरियल हर डायरेक्शन से आ रहा था, अपोजिट स्पिन्स अक्सर एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। पार्टिकल्स का एक बड़ा समूह रैंडम दिखाई दे सकता है जो अपने एंगुलर मोमेंटा को बैलेंस कर रहे हो और इसलिए उनका टोटल स्पिन 0 हो। हालांकि जब हम संभावनाओं को देखते हैं तो यह स्टेट हाईली अनलाइकली है। ज़्यादा चांस है कि सिस्टम के पार्ट्स का एंगुलर मोमेंटम किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड नॉन जीरो होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। स्पिन हमेशा से था, लेकिन वो एविडेंट नहीं था जब तक कि पृथ्वी ने अपना शेप लेना शुरू नहीं किया। यही बात बाकी सेलेस्टियल बॉडीज पर भी लागू होती है। एक्चुअली आवर माइंड्स आर सो कंडीशन कि हम सोचते हैं द ऑर्डरली स्टेट्स आर द ऑब्वियस वंस। हो सकता है कुछ प्लैनेट्स और स्टार्स ऐसे हों जो बिल्कुल नहीं घूमते, लेकिन इसके चांस बहुत कम हैं। सो डिड यू गेट द पॉइंट? पूरे सिस्टम का कोई नेट रोटेशन भले ही ना हो, लेकिन उसके पार्ट्स का ज़रूर होगा। इमेजिन करिए 2 चट्टानें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। अगर ग्रेविटी ना होती तो वे स्ट्रेट पाथ्स में एक दूसरे को बिना इफेक्ट किए निकल जाती, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी है वो एक दूसरे को खींचते हैं, और अगर ग्रेविटेशनल पुल पर्याप्त है तो वे चिपक सकते हैं। वे चिपक सकते हैं और घूमना शुरू कर सकते हैं। गेस व्हाट? उनका एंगुलर मोमेंटम उनके सेंटर ऑफ मास के अराउंड कंजर्व्ड है और सेम है दोनों स्थिति में, बस ग्रेविटी उसे और प्रकट बना देती है। अंत में ग्रहों, तारों और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का घूमना मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि यह ग्रेविटी और मोशन के आपसी इंटरेक्शन का स्वाभाविक परिणाम है।